वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु न्यूटन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने इस चैनल के थ्रू फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही अलग तरह से इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और जनरली कॉन्सेप्ट टिपिकल नहीं होते, लेकिन हम उनको टिपिकल बना लेते हैं। तो इसी से रिलेटेड अगर हम देखें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें टॉपिक में अगर आप देखते हैं तो एक हमारा लॉ आता है, दैट इज़ किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ की बेसिकली दो लॉज होते हैं और इस वीडियो में मैं आपको किरचॉफ का सेकंड लॉ एक्सप्लेन करूंगा। आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट लॉ जिसको आप करंट लॉ बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, वो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज का ये हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिस वीडियो इज़ बेसिकली ऑन किरचॉफ सेकेंड लॉ, या आप जिसको कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट आपको बताएं तो ये क्या कहता है? ये बोलता है कि द सम ऑफ वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ये क्लोज लूप से रिलेटेड हो जाता है, इसलिए हम इसको लूप रूल भी बोल देते हैं। अगर आप यहां पर देखिए, मैंने मेंशन किया हुआ है, इट इज योर लूप रूल एंड इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बहुत ही पुराना कंजर्वेशन लॉ है एनर्जी का, आप लोगों को सभी को पता होगा इसके बारे में कि एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है आपको कि एक सर्किट में अगर आप देखते हैं तो हमारी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट रिमेन्स कंजर्व, वो हमारा कंजर्व रहता है, वो संरक्षित रहती है। तो इस रूल को हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं। अगर हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, जैसे आपको यहाँ बोला गया कि इट इज द सम ऑफ वोल्टेज अराउंड क्लोज लूप इन अ सर्किट इज इक्वल्स टू 0। अभी वोल्टेज कहां कहां आपको मिलेगा? आप अब देखेंगे सेल्स के टर्मिनल पर अगर आप वोल्टेज देखते हैं तो वो आपके लिए ईएमएफ हो जाता है। अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखते हैं तो आप उसको पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं, बिकॉज करंट जा रहा है जब किसी भी रेजिस्टेंस में से, तो वहां करंट जब जाने पर क्या काम करेगा? पोटेंशियल में ड्रॉप करा देगा। तो अगर हम यहां इसको दूसरी तरह से लिखें, अगर इस रूल को, आप थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान दीजिए, मैं इस तरह से भी इस रूल को लिख सकता हूं कि इन अ क्लोज्ड लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ ऑफ द cells in the loop is equal to the potential difference across the resistors in that loop। अब देखिए, अभी आपको स्टेटमेंट में, जो बुक्स में जो स्टेटमेंट मिलता है वो मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है, सबसे ऊपर मेंशन किया हुआ है कि द सम ऑफ द वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज लूप इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर इसको इजी वे में मैं आपको वही कोशिश करता हूं कि इजी वे में चीज़ों को समझाऊं और एक ऐसे अप्रोप्रिएट वर्ड्स हों जो आप कभी भी ना भूल पाएं। तो इन अ क्लोज्ड लूप द एल्जेब्रिक सम, अब एल्जेब्रिक सम से क्लियर हो जाता है, एल्जेब्रिक सम का मतलब हो जाता है कि साइन हमारा पॉजिटिव होगा या हमारा साइन नेगेटिव होगा। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल्स इन द लूप, आप याद रखेंगे हम सिर्फ उस लूप में ही बात करेंगे, सर्किट कितना ही बड़ा हो, लेकिन जो हम एक क्लोज्ड लूप कंसीडर करेंगे हम सिर्फ उसी में बात कर रहे हैं, उसी के अंदर जितने भी सेल्स हमने यूज किए हुए हैं उसको हम यूज कर रहे हैं यहां पर। इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स इन दैट लूप। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस भी रेजिस्टर्स का देखेंगे तो कहां देखेंगे? उसी लूप के अंदर जो हमारा सर्किट है, बहुत बड़ा सर्किट भी हो सकता है, छोटा सर्किट भी हो सकता है, और उसमें हम स्पेसिफिक एक लूप को कंसीडर करेंगे। तो हम उसी लूप में यहां पर देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स। तो अब अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो मैं एक और सिंपल वे में एक डायग्राम आपको बनाकर समझाता हूं।
आप डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश कीजिए। सपोज ये हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। अब ये सर्किट डायग्राम में आप देखें कि बहुत सारे हमारे सेल्स लगे हुए हो सकते हैं, बहुत रेजिस्टर्स लगे हुए हो सकते हैं, इन सेल्स की पोलैरिटी भी अलग अलग हो सकती है। अब क्वेश्चन यहां पर ये आ जाता है कि भाई हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज बेसिकली जो हमारा वोल्टेज लॉ है इसको हम यूज करते हैं करंट को फाइंड आउट करने के लिए या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो वो तो हम लोग अगर देखा जाए इनफैक्ट तो हम ओम्स लॉ से भी हम उस चीज को निकाल सकते थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम ओम्स लॉ को कहां यूज करते हैं और कहां किरचॉफ लॉ को यूज करते हैं, बिकॉज जरूरी नहीं है कि एक लॉ सब जगह हर कंडीशंस में हम यूज कर पाए। तो ओम्स लॉ बेसिकली हम उस कंडीशन में यूज करते हैं जहां हमारा सिर्फ एक ही सोर्स होता है, जो हमें चाहे वो हमारा वोल्टेज सोर्स हो या हमारा करंट सोर्स हो। लेकिन जब एक से ज्यादा वोल्टेज या करंट सोर्सेज हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम ओम्स लॉ का यूज नहीं कर पाते, हमें प्रॉब्लम होता है उस जगह पर। तो हम बेसिकली उस जगह पर क्या करते हैं, किरचॉफ रूल को यूज करते हैं। अब जैसे मैंने यहां पर सेल्स दिखाए हुए हैं, आप देखिए इनकी पोलैरिटी है, ये E1 हो गया। तो अब E1 दिया हुआ है, ये अपना एक अलग सोर्स हो गया, E2 हो गया, ये आपका एक दूसरा सोर्स हो गया, E3 आपका एक तीसरा सोर्स हो गया और E4 हमारा एक चौथा सोर्स हो गया। इन सभी की पोलैरिटी आप देखिए, हो सकता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड हों या आप दूसरी तरह से भी कह सकते हैं। अब ये रेजिस्टेंसेस हमने शो किए हुए हैं R1 और ये R2 और ये R3। अब आप बात करेंगे लूप की, तो हम इसको लेबल कर लेते हैं अपनी अकॉर्डिंगली, A B C D E और F। तो अगर आप यहां पर देखें तो हमारे पास 3 लूप अवेलेबल हैं। कौन कौन से 3 लूप्स आ जाते हैं? लूप का मतलब हम जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पर फिनिश करते हैं, हम उसे क्लोज कर लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो क्लॉकवाइज ले सकते हैं लूप को लेबल करना चाहें, या एंटी क्लॉकवाइज करना चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अपने लूप का जो भी डायरेक्शन है आप उसको अपने क्वेश्चन में थ्रू आउट द क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करेंगे उसको चेंज नहीं करेंगे। तो हमारे पास कौन कौन से लूप बन जाते हैं? अगर हम देखें तो लूप 1 बन जाता है, इट इज योर A B E F A। आपने A से स्टार्ट किया, आपने इस लूप को मान लिया इट इज लूप 1। एक दूसरा लूप बन जाता है हमारा इसमें, लूप 2 की अगर हम बात करें तो लूप 2 बन जाता है B C D E B। एक दूसरा लूप हमारा यहां बन जाता है। और एक तीसरा लूप जिसको अगर आप बात करेंगे लूप 3, तो लूप 3 में आ जाता है A C D F A। तो अब जैसे थर्ड लूप की हम बात कर रहे हैं A C D F A, तो इसमें ये जो ब्रांच बीच में शो किया गया है आपका BE ब्रांच, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यही हमसे यहां कहने का मतलब है कि इन अ क्लोज्ड लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ द EMF ऑफ द सेल्स, जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है इस चीज पर बेसिकली आप ध्यान देंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ द EMF ऑफ द सेल्स इन द लूप। तो जिस लूप को कंसीडर कर रहे हैं उसी लूप के अंदर जो भी सेल्स आपके आ रहे हैं उनको आप देख लीजिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अलजेब्रिक सम है तो किसका साइन हम पॉजिटिव लेंगे और किसका साइन हम नेगेटिव लेंगे। अब यहां पर एक चीज पर थोड़ा और ध्यान देते हैं कि सपोज आपसे कहा गया करंट्स भी आपको निकालना है। सपोज अब मैं यहां पर शो कर देता हूं करंट, तो ये हमारा करंट हो गया सपोज I1। अगर मैं यहां शो करता हूं करंट तो ये करंट हो गया हमारा I2। हो सकता है मैं यहां पर करंट शो करूं। अब करंट की डायरेक्शन आप शो कर रहे हो या आपको क्वेश्चन में दिया हो, अगर क्वेश्चन में मार्क नहीं है तो आप जिधर चाहें उधर करंट की डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। अब मैं यहां पर आप लोगों के लिए इन तीनों लूप्स में किस तरह से हम यूज करेंगे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, तो साइन कन्वेंशन भी हमारा एक मैटर करता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे, मैं दोनों साइन कन्वेंशंस पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर मैं उसको आपको इसमें क्वेश्चन में लगाकर दिखाता हूं। तो साइन कन्वेंशन फॉर योर EMF, साइन कन्वेंशंस फॉर EMF के लिए हम साइन कन्वेंशन लेते हैं। अब जैसे आपको कहा गया क्लोज लूप की हम बात कर रहे हैं, तो चलिए जो आपको अभी बताए थे लूप्स, उन लूप्स में हम लूप कंसीडर कर लेते हैं। तो अलग अलग लूप 1 आपको बताया था,
लूप 1 कुछ इस तरह से है हमारा। अगर आप डायग्राम को थोड़ा सा याद करेंगे, रिकॉल करेंगे, या आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने सेल्स को शो करा है, किस तरह से हमने रेजिस्टेंस को शो करा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। आप अंत तक इसको देखिए, आपको समझ में आएगा कि हम कितनी आसानी से बिना किसी परेशानी के हम करंट्स, रेजिस्टेंस, सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप देखते रहिए, इसको समझते रहिए। E1 और ये जैसे आपने E2 शो किया हुआ है और ये E3 शो किया हुआ है। अब आपको करंट्स भी शो किया गया था। ये करंट क्या था? I1, रिकॉल कीजिए, और ये करंट हमने शो किया था, इट इज I3। ये R1 है और ये R2 है। तो इट इज योर लूप 1। क्या लूप था? A B E F A। तो A B E F A आप इस तरह से लिख लेंगे, कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, आप इस तरह से मेंशन कर लेंगे। अब आप यहां साइन कन्वेंशन के लिए किस तरह से हम बात करेंगे, मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, आप समझते भी जाइए कि इफ वी आर मूविंग इन अ लूप across a cell, right, in such a way that we are moving positive to negative। अब आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं और पॉजिटिव टू negative, then EMF of that cell is taken with negative sign। कैसे साइन से लेंगे आप? नेगेटिव साइन के साथ में। किस तरह से? अब जैसे आप इसी डायग्राम में समझिए, जैसे आपको ए बी कहा जा रहा है, तो आप ए से बी की तरफ मूव करते हैं, तो ए बी ब्रांच में कोई भी आप देखें कोई भी सेल नहीं है, लेकिन बीई ब्रांच में 2 सेल्स लगे हुए हैं। तो जैसे ही आप E2 की तरफ चलेंगे, देखिए आप यहां पर आपको लेबल किया हुआ है BE, तो आप B से E की तरफ चल रहे हैं। तो आपका मूवमेंट कैसा हो रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये साइन कैसा हो जाएगा? ये साइन आपका E2 का नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बाद वाला ध्यान रखेंगे, ठीक। एंड इफ we move across the cell, अब हम सेल की तरफ किस तरह से मूव करते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव। देन EMF is taken with नेगेटिव साइन। अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो सॉरी, यू विल टेक इट विद पॉजिटिव साइन। तो अगर आप इसी बीई ब्रांच में देखें, आप E3 के अक्रॉस जा रहे हैं, कैसे? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आप जा रहे हैं। मतलब कहने का हुआ कि E2 को आप किस तरह से लेंगे? पॉजिटिव साइन के साथ में लेंगे। इसी तरह से आप E1 को देखिए, तो E1 में आप देखते हैं तो कैसे आए? अब आपका कौन सा ब्रांच आ जाता है? EF। तो EF में कोई भी सेल नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो अब दूसरा कौन सा आ जाता है? FA। अब F से A की तरफ आप मूव कर रहे हैं, तो आप देखिए E1 को जब आप क्रॉस करेंगे तो कैसे क्रॉस करेंगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आप जब नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हमारा इसका भी साइन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये अलजेब्रिक सम हो गया EMF का। क्लियर? अब हम करंट के लिए अगर हम बात करते हैं कि भाई अगर दूसरे लूप की भी हम बात कर लेते हैं, चलिए दूसरा लूप भी यहां ड्रॉ कर लेते हैं और उसको भी समझ लेते हैं। तो इट इज योर सेकंड लूप, इट इज E2, इट इज E3। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा E3 हो गया, ये E2 हो गया, ये ब्रांच हो गई BE। और सेकेंड लूप जो हमने मेंशन किया है, सेकेंड लूप हमारा था दैट इज BCDEB, BCDEB।
आप बी से स्टार्ट होकर कहाँ पर आ गए हैं, बी पर आ गए हैं, और यहाँ हमारा एक सेल लगा हुआ था E4, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को मार्क करना, क्योंकि इसी की हेल्प से आप इनके साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंगली आप साइन इनका कंसीडर करेंगे। ये R2 हो गया, ये R1 हो गया। अब ये करंट आपने शो किया हुआ था इस डायरेक्शन में, इट इज़ योर I3, और ये शो किया हुआ था इस डायरेक्शन में I2। अभी यहाँ करंट का कोई रोल नहीं है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि डायरेक्शन आपका लूप का क्या है, और जब आप किसी सेल के अक्रॉस जाते हैं तो यहाँ पर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पर साइन देखते हैं, दैट इज योर BCDEB। अब आप देखिए BC ब्रांच में कोई भी सेल या रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। CD ब्रांच में अगर आप मूव करेंगे तो ये हमारा E4 था, तो E4 में आप कैसे मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब लास्ट में कौन सा आया, नेगेटिव, तो आप E4 का साइन नेगेटिव ले लेंगे। इसी तरह से आप अगर यहां पर आ जाएं DE पार्ट में इसमें कोई भी सेल या रजिस्टर नहीं लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे E3 को जब आप मूव करेंगे EB, तो आप यहां भी देखिए लूप, इट इज EB, तो आप E से B की तरफ मूव कर रहे हैं, तो E3 में आप मूव कर रहे हैं कैसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये भी हमारा साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर हम यहां देखते हैं E2 के अक्रॉस, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब कहने का ये साइन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो अलजेब्रिक सम ऑफ EMF आप इस तरह से लेंगे। अब आपको यही बताते हैं कि व्हाट इज द साइन कन्वेंशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा कि रूल में आपको बताया गया है, अगर आप रूल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। रूल में मैंने जो आपको अलग से रूल बताया है कि इन अ क्लोज्ड लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF ऑफ द सेल इन द लूप, अगर आप यहां देखें, दैट इज योर अलजेब्रिक सम ऑफ EMF। अगर आप EMF की बात कर रहे हैं तो ये भी हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिया था। अब दूसरा पार्ट जो आ जाता है हमारा कि अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पर भी क्या कहेंगे, टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आप यहां पर वैसे आप कहेंगे तो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी हो जाता है, इट इज स्केलर, लेकिन अब यहां पर भी अलजेब्रिक सम है, तो इसका मतलब इसकी भी कुछ ना कुछ साइन कन्वेंशन की हमें हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहां पर जो हम साइन कन्वेंशन लेते हैं, अब मैं एक साइन कन्वेंशन लिख रहा हूं किस चीज के लिए, फॉर योर करंट। तो साइन कन्वेंशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पर बहुत इजी रोल आ जाता है आपका किस चीज का, करंट्स का, जो मैंने यहां पर शो की हुई थी। अभी मैं आपसे बोल रहा था कि EMF में जो करंट को हमने शो किया है उसका कोई एज सच यूज नहीं है, लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बात करेंगे तो करंट की डायरेक्शन हमें बहुत मैटर करेगा, और हमारा लूप का डायरेक्शन। तो जैसे लूप का डायरेक्शन आपने लिया हुआ था, इट इज ABEFA। अगर आप यहां देखें, इट इज ABEFA। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप क्या देखेंगे कि इफ द डायरेक्शन ऑफ लूप, अब लूप की डायरेक्शन आप देखिए, आप देख रहे हैं ABEFA, तो आप अकॉर्डिंगली अपना मूवमेंट ऐसा ही रखेंगे इस तरह से, राइट। इधर गए, फिर हम लोग इधर जाते हैं, तो यही हम इस तरह से अपना मूवमेंट रखेंगे। तो इफ द डायरेक्शन ऑफ लूप, इससे कहने का मतलब ये हुआ, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट शोन। अब जो भी डायरेक्शन आपको शो किया गया है आप उसको देखेंगे। अब आपने देखा सपोज I3 की डायरेक्शन, तो अगर आपका लूप क्या था, अगर आप लेबल कीजिए ABE और साइड भी हमारा क्या है BE, और करंट की डायरेक्शन भी I3 का दिखाया हुआ है किधर से, B से E की तरफ। तो अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ लूप और डायरेक्शन ऑफ करंट शोन इज सेम, देन पोटेंशियल डिफरेंस across the resistor
is taken with positive sign। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इक्वल्स टू आई आर। तो अब जैसे I3 करंट जा रहा है अगर इसी लूप में देखें R2 के अंदर, तो अब यहां पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I3 R2। डायरेक्शन सेम है तो ये साइन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। अब अगर इसी चीज को आप यहां देखें, I1 की डायरेक्शन भी इसी तरह से शो किया गया है कि R1 के अक्रॉस देखें तो FA, अगर आप अपने लूप को देखते हैं तो लास्ट में क्या है? FA, और आप चल भी किधर रहे हैं लूप में? FA, और डायरेक्शन क्या है? I1 का सेम है, तो इसको भी हम क्या ले लेंगे? पॉजिटिव I1 R1। अब यही दो करंट्स थी यहां पर और यही दो रेजिस्टर्स थे, तो अब रूल हमसे क्या कह रहा था कि भाई ये दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा? इस EMF के बराबर हो जाएगा। अब दूसरे पार्ट पर आते हैं कि इफ डायरेक्शन ऑफ लूप एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, ध्यान से देखते चलिए, बस थोड़ा सा ही और टाइम इसमें लगना है आपको समझने में। बहुत ही जल्दी इस वीडियो को मैं एक इसके एंड तक पहुंचाने जा रहा हूं और आप जिससे समझ पाएं कि हम किस तरह से, कितना आसान है। देखिए आप कि हमें बस सिर्फ क्या देखना है? लूप को देखना है, लूप की डायरेक्शन को देखना है, करंट को देखना है, इसके अलावा हमें और किसी चीज पर फोकस नहीं करना है। अगर डायरेक्शन सेम है तो हमने पॉजिटिव साइन ले लिया। अब अगर डायरेक्शन ऑफ लूप एंड डायरेक्शन ऑफ करंट आर अपोजिट, भाई दो ही आपके पास क्लॉज हो सकते हैं कि अगर या तो डायरेक्शन सेम होगा या डायरेक्शन अपोजिट होगा, क्योंकि लूप में चल रहे हैं आप, क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, दोनों तरफ से यही चीजें आपके सामने आएंगी। तो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ द लूप आर जस्ट अपोजिट, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन विद नेगेटिव साइन। तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? ये आपसे नेगेटिव साइन के साथ में आप लेंगे। अब पहले वाले लूप में आपने देखा डायरेक्शन सेम था, अब हम यहां देखते हैं कि क्या यहां पर भी डायरेक्शन सेम है। चलिए, आपने लूप माना हुआ है BC। अब दूसरे लूप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लूप 2 की बात करते हैं। अब आप यहां देखते हैं BC आर्म में कोई भी रजिस्टर नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो CD आर्म में आप अब लूप में कैसे चल रहे हैं? BCD, और करंट आप I2 अगर आप देखते हैं तो I2 की डायरेक्शन C से D की तरफ नहीं है, D से C की तरफ है। तो यहां पर ऑब्वियसली ये चीज क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो अगर हम किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाते हैं तो इस जगह, अब EMF तो हम यहां पर ले चुके थे EMF के साइन कन्वेंशन से, अब ये डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो ये हो गया I2 एंड इट इज R3, I2 R3। और अगर आप यहां देखें तो यहां भी डायरेक्शन आपका लूप क्या कह रहा है? लूप कह रहा है BCDEB, तो E से B की तरफ आपको जाना है। किधर जाना है? इधर जाना है। लेकिन करंट की डायरेक्शन किधर है? जस्ट अपोजिट। अगर आप देखें तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? इट इज -I3 एंड R2। तो अब यहां पर आपके ये दो रिलेशंस आपको मिल गए। अब E2 की वैल्यू आपको नोन है, E1 की वैल्यू नोन है। अगर आप देखते हैं E1, E2, E3, इन सारी चीजों की वैल्यू आपको पता है। तो आप यहां पर देखेंगे अगर सपोज, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। अब जो भी वेरिएबल्स नहीं है, अगर सपोज करंट आपसे निकलवाया जा रहा है तो करंट इज नॉट नोन टू यू, करंट आपको नहीं पता है। तो ये जो दो इक्वेशंस हमारी बनी वो किस में बन जाएंगी? आपका सपोज आप कह सकते हैं कि करंट में आपके दो रिलेशंस निकलेंगे। लेकिन आप अगर देखें तो लूप 1 से जो आपको मिलेगा रिलेशन लूप 1 में, वो किसका मिलेगा? I3 और I1 का। आप यहां पर देखिए ये आपको किस में मिलेगा? I3 और I1। और अगर आप लूप 2 में देखते हैं तो ये किस में मिलता है? I2 और I3। तो अब इन इक्वेशंस को तो हम ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
वही रूल जो आपने अभी पहले इसका रूल समझा हुआ है, दैट इज योर जंक्शन रूल। अब अगर जंक्शन रूल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप जंक्शन देखिए, अब कौन सा जंक्शन बचता है, जैसे मैंने आपको डायग्राम बनाया हुआ है, एक बार मैं हल्का सा यहाँ पर आइडिया देता हूँ आपको। इट इज पॉइंट ए, इट इज बी, मैं सेल्स नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ जंक्शन आपको बना रहा हूँ, इट इज सी। तो अगर यहाँ से जो करंट था वो I2 था, इस पार्ट में करंट I3 था और यहाँ पर करंट I1 था। तो अगर आप B जंक्शन को कंसीडर कर लीजिए तो B पर ये करंट I1 आ रहा है, I2 भी आ रहा है और I3 करंट इधर जा रहा है। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3। अब जो दो इक्वेशंस हमने अभी पीछे निकाला है, मैं उन इक्वेशंस को लिख रहा हूं, आप देखिए। हमने जो लूप 1 से जो इक्वेशन निकाला था वो इक्वेशन आया था आपका -E2 प्लस E3 प्लस E1 इक्वल्स टू प्लस I3R2 प्लस I1 R1। अगर लूप 2 से आप देखते हैं तो लूप 2 से जो इक्वेशन आपको मिला था वो इक्वेशन मिला था -E4 माइनस E3 प्लस E2 एंड इट इज -I2R3 माइनस I3R2। ये एक दूसरा रिलेशन आपको मिला था लूप 2 से। अब चूंकि इसमें आप देखें तो I3 और I1 है, इसमें आप देखते हैं I2 और I3 है, तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। आप I3 की जगह क्या रख सकते हैं, I1 प्लस I2। अगर आप इस इक्वेशन में रख दें तो ये इक्वेशन किस में मिल जाएगा आपको, इट इज I1 प्लस I2। आप यहां पर इस तरह से रख देंगे तो ये इक्वेशन आपका इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब आप यहां पर देखें, आपके पास I1 I2 I2 और इस वाली इक्वेशन में भी आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं I3 की वैल्यू लगा दीजिए तो आपको I1 और I2 मिल जाएगा। यहां पर भी आप ऐसे ही लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, इट इज प्लस I1 प्लस I2 एंड इट इज R2 प्लस I1 R1। तो यहां पर आप देखें तो आपको दो इक्वेशंस मिल जाते हैं, लेकिन हमें इस जगह जंक्शन रूल को लगाना पड़ा। मतलब अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं कोई भी इक्वेशन तो ये नहीं कि खाली हम वोल्टेज लॉ को ही यूज करेंगे तो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। हमें उस जगह पर क्या करना पड़ेगा, हमें करंट जो हमारा लॉ है, किरचॉफ का करंट लॉ, KCL जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं, हमें उसको भी अप्लाई करना पड़ता है। अब आपने कहा था कि लूप 3 भी हमने बनाया था। जब लूप 3 की हम बात करेंगे तो लूप 3 का यूज हम कहां करेंगे, आप लूप 3 का यूज करेंगे अपना आंसर चेक करने के लिए। लूप 3 क्या था आपका, लूप 3 था ACDFA। चलिए फाइनली आपको बस लूप 3 में इस चीज को लगाकर दिखा रहा हूं और इस वीडियो को मैं फिनिश करने की कोशिश करूंगा। आप लूप 3 को देखिए, इट इज E1, ये आपका R1 शो किया गया था, इधर आपने E4 शो किया हुआ है और यहां पर R3 शो किया गया है। लूप क्या था हमारा, बना था ACDFA। करंट कैसे शो किया गया था, इट वाज I1 एंड इधर भी करंट देखेंगे तो इट इज I2। अब आप सिंपल यहां पर पहले हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं EMF के लिए, फिर हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे किसके लिए, करंट के लिए, पोटेंशियल के लिए। तो यहां अगर आप देखें तो AB आप ऐसे चले, यहां आप मूव करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो EMF इसका क्या हो जाएगा, -E4। यहां आप मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये आपका हो जाएगा इट इज E1। अब करंट्स पर आ जाते हैं क्योंकि दो ही सेल हैं इस लूप में। अब बीच वाले को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जो हमारी ब्रांच थी BE, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अभी यहां देखिए F2A और करंट का डायरेक्शन भी सेम है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, इट इज I1 R1, ये पॉजिटिव साइन आ गया। और यहां आप देखेंगे इस तरह से चले तो आपका मूवमेंट इधर हो रहा है और करंट I2 की डायरेक्शन इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज -I2R3।
अब जो भी वैल्यूज आप यहां से फाइंड आउट करते हैं रिलेशन 1 से रिलेशन 2 से, इन दोनों को इक्वेट कराकर, है ना, अलजेब्रिक मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से, आप जिस तरह से सॉल्व करना चाहें, या सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लगाना चाहें जो आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा, तो आप उन वैल्यूज को I1 और I2 की वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट कीजिए और आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि हमारा आंसर जो हमने निकला, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस हो जाती हैं इन क्वेश्चंस में, तो हमें वेदर आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट, तो अपना आंसर हम वहीं पर चेक कर सकते हैं। किस तरह से कि इन अ रफ पेज और इन अ वेरी शॉर्ट स्पेस आप क्या कर सकते हैं, थर्ड लूप का एक एप्लीकेशन एक इक्वेशन बनाइए और वहां वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। वेरी सिंपल। तो मैं समझता हूं कि अगर आपने ये वीडियो देखा है और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम, वैसे मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम अब नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी वे में मैंने आपको इस पर्टिकुलर लॉ को समझाया है। लेकिन फिर भी आपको यदि कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। और एक बार फिर मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।